हेलो व्यूअर्स, आप सभी के फेवरेट ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। हमारा आज का यह आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर हाउ द डिजिटल इंडिया एक्ट विल शेप द फ्यूचर ऑफ द कंट्रीज साइबर लैंडस्केप के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। वर्तमान दुनिया डिजिटल युग के दौर से गुजर रही है और आज लगभग हर जानकारी बस एक क्लिक की दूरी पर है। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक आज सभी की इंटरनेट तक आसानी से पहुंच है। प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी के निरंतर विकसित होते परिदृश्य में भारत भी डिजिटल परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी पहल के साथ देश ने डिजिटल विभाजन को पाटने और डिजिटल सेवाओं के साथ नागरिकों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती है, नई नई चुनौतियां और समस्याएं भी सामने आती हैं। इंटरनेट आज हमारी जीवन शैली में इस तरह से शामिल हो गया है कि इसके बिना तथाकथित आधुनिक जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो ऐसे में इसकी पूरी संभावना है कि ये मनुष्य के जीवन को जितना पॉजिटिव तरीके से प्रभावित कर रहा है, उतना ही नेगेटिवली भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन भारत सरकार ने अब इन परिवर्तनों के जवाब में डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 पेश किया है, जो कि देश के डिजिटल विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक विधायी ढांचा है। मगर अब सवाल उठता है कि भारत में जब साइबर सुरक्षा के लिए 2 दशक पहले ही आईटी अधिनियम 2000 पारित किया जा चुका है, तो नए कानून की जरूरत क्यों है? तो इसी तरह के और दूसरे सवालों के जवाब हम आज के इस आर्टिकल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं इस अधिनियम की आवश्यकता को। दरअसल जब साल 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया गया था, उस समय भारत में इंटरनेट नवजात अवस्था में था। मतलब ये कि भारत में इंटरनेट का प्रयोग बहुत सीमित था और उस समय के हिसाब से ये अधिनियम पूरी तरह से उपयुक्त था। लेकिन जैसे जैसे भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने लगा, तो साइबर क्षेत्र में नए नए अपराधों और नई नई समस्याओं का भी जन्म होने लगा। इसके मद्देनजर ये महसूस किया गया कि आईटी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए कानून साइबर क्राइम को रोकने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है और इस समस्या से निपटने के लिए आईटी अधिनियम में 2 बार संशोधन भी किया गया। लेकिन फिर भी डिजिटल दुनिया में बढ़ रहे अपराधों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो रहा था। असल में साल 2014 तक भारत में इंटरनेट तक पहुंच ज्यादातर उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों तक ही सीमित थी। लेकिन साल 2015 में लॉन्च किए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने देश में इंटरनेट के प्रयोग को क्रांतिकारी गति प्रदान की। इस कार्यक्रम का मकसद डिजिटल तकनीक के जरिए भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाना था। कहा जा सकता है कि इस कार्यक्रम ने भारत में डिजिटल युग का सूत्रपात किया। इस कार्यक्रम ने देश में ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने, डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण और पूरे देश में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने का कार्य किया। इससे भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2000 में भारत की मात्र 0.5% जनसंख्या ही इंटरनेट का इस्तेमाल करती थी, जो कि साल 2014 तक बढ़कर 13.5% हो गई। लेकिन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बाद भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल इतनी तेजी से बढ़ा कि वर्तमान में भारत में लगभग 700 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज भारत की 50% जनसंख्या सक्रिय रूप से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक तरफ जहां डिजिटल इंडिया ने उल्लेखनीय प्रगति की है, वहीं दूसरी तरफ इसे डेटा गोपनीयता चिंताओं, साइबर सुरक्षा खतरों और नियामक स्पष्टता की आवश्यकता सहित विभिन्न चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। दरअसल डिजिटल इंडिया की शुरुआत के बाद से प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित हुई है। 5G, AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT और ब्लॉकचेन जैसे नवाचार तेजी से बढ़ रहे हैं। ये प्रौद्योगिकियां भारत के विकास के लिए अपार संभावनाएं प्रदान कर रही हैं, लेकिन साथ ही ये नए नियामक और सुरक्षा मुद्दे भी उठा रही हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डीप फेक टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन अब्यूज और स्कैम के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में साइबर क्षेत्र में बढ़ रहे इन अपराधों को रोकने में आईटी अधिनियम 2000 पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा था। चूंकि आईटी अधिनियम 2000 ऐसे समय में पारित किया गया था
जिस समय इंटरनेट यूज भारत में प्रारंभिक अवस्था में था। उस समय की साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए तो यह अधिनियम पूरी तरह से सक्षम था, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जिस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसी अनुपात में साइबर अपराधों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है और इससे निपटने के लिए नए कानूनों की जरूरत है। इन नई चुनौतियों और समस्याओं से निपटने के लिए ही डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 लाया गया है। चलिए अब इतना समझने के बाद ये जान लेते हैं कि इस नए अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं। तो डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 के केंद्रीय स्तंभों में से एक डाटा गोपनीयता और सुरक्षा है। यह अधिनियम भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा के लिए मजबूत उपाय पेश करता है। यह भारतीय संदर्भ की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए वैश्विक डाटा सुरक्षा मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि व्यक्तिगत डाटा की कुछ श्रेणियों को भारत के भीतर ही संग्रहित और संसाधित किया जाना चाहिए। हालांकि इस पर आपत्ति भी उठाई जा रही है। इसके समर्थकों का तर्क है कि यह उपाय डाटा सुरक्षा को बढ़ाएगा और डाटा उल्लंघनों के जोखिम को कम करेगा। इससे सुनिश्चित किया जा सकता है कि संवेदनशील जानकारी विदेशी क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है। वहीं इसके आलोचकों का तर्क है कि अधिनियम का यह प्रावधान विदेशी निवेश को हतोत्साहित कर सकता है और सीमा पार डाटा प्रवाह में बाधा डाल सकता है। इसके अलावा यह अधिनियम डाटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोगकर्ता की सहमति प्राप्त करने और प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करता है। अधिनियम के तहत उपयोगकर्ताओं का इस पर अधिक नियंत्रण होगा कि उनके डाटा का उपयोग कैसे किया जाएगा और संगठनों को किसी भी व्यक्ति या संस्थान का डाटा संग्रह करने और संसाधित करने के लिए संबंधित व्यक्ति या संस्थान की स्पष्ट सहमति लेनी होगी। इस अधिनियम में डाटा सुरक्षा नियमों के अनुपालन की निगरानी करने, उल्लंघन की जांच करने और गैर अनुपालन के लिए दंड देने के लिए एक डाटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा से संबंधित नियम है। असल में यह साइबर सुरक्षा पर जोर देता है। अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और डाटा संपत्तियों की सुरक्षा के लिए खतरों, कमजोरियों और रणनीतियों की पहचान करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति तैयार की गई है। इसके अलावा इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा कि साइबर सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों को किसी भी साइबर अपराध की तत्काल रिपोर्टिंग हो सके। हालांकि अधिनियम में रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर स्पष्टता का अभाव है। इससे स्पष्ट दिशा निर्देशों के बिना संगठन को कार्य करने में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही इस अधिनियम में साइबर सुरक्षा ऑडिट का भी प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में समस्याओं की पहचान करने के लिए नियमित साइबर सुरक्षा ऑडिट एक बेहतरीन प्रावधान है। इसके तहत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे या संवेदनशील डाटा को संभालने वाले संगठनों के लिए नियमित साइबर सुरक्षा ऑडिट और मूल्यांकन अनिवार्य होगा। हालांकि अधिनियम इन ऑडिट के लिए आवृत्ति, दायरे या मानकों पर स्पष्ट विवरण प्रदान नहीं करता है। स्पष्ट दिशा निर्देशों के बिना इन ऑडिट की प्रभावशीलता व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है। ये भी संभव है कि कुछ संगठन उन्हें प्राथमिकता न दें। अधिनियम में डिजिटल समावेशन और पहुंच को बढ़ावा देने के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं, जिससे सभी नागरिकों को डिजिटलीकरण का लाभ आसानी से मिल सके। इसके लिए अधिनियम में कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे अधिनियम में यूनिवर्सल डिजिटल आईडी की अवधारणा का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रदान करना है। इससे जनसाधारण की सरकारी सेवाओं तक पहुंच और वित्तीय समावेशन आसानी से हो सकेगा। तो इस तरह हमने ये तो समझ लिया कि इस नए अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं, लेकिन डिजिटल क्षेत्र में नियमों को सख्त करने से कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। तो चलिए नियमों को सख्त करने से आखिर किस प्रकार की चुनौतियां जन्म ले सकती हैं, इसको समझते हैं। दरअसल अधिनियम को सख्त करने से एक प्रमुख चिंता नवाचार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव है। एक संपन्न स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना नवाचार और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ जानकारों का मानना है कि नियमों के सख्त होने से विशेष रूप से उभरती प्रौद्योगिकियों की उद्यमशीलता बाधित हो सकती है और विदेशी निवेश कम हो सकता है। निवेश की कमी का सीधा प्रभाव स्टार्टअप्स और इनोवेशन पर पड़ेगा। जो विदेशी कंपनियां भारत में अपनी ब्रांच खोल रही हैं, वो डाटा गोपनीयता को लेकर बने सख्त कानून की वजह से भारत में अपनी ब्रांच खोलने और भारतीयों को उसमें रोजगार देने से कतरा सकती हैं। इसके अलावा अधिनियम की सफलता के लिए पर्याप्त संसाधनों, विशेषज्ञता
और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी, जिसके लिए सरकार को उचित निवेश करना होगा। डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में। इन इलाकों में पर्याप्त बिजली आपूर्ति करना और नेटवर्क तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। साथ ही जैसे जैसे डाटा सुरक्षा को लेकर कानून को सख्त किया जाएगा, वैसे वैसे लोगों के डाटा की जानकारी प्राप्त करने के लिए साइबर अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा नियमों को सख्त करने पर लोगों का झुकाव डार्क वेब की तरफ भी बढ़ सकता है। और यह भी संभव है कि अगर नागरिकों के डेटा को देश के अंदर ही संरक्षित किया जाएगा, तो किसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक मामले में डाटा से छेड़छाड़ कर दी जाए। और जैसा कि कहा जा रहा है कि अधिनियम में अभी विभिन्न नियमों का अनुपालन कराने हेतु स्पष्ट गाइडलाइंस का अभाव है। तो ऐसे में अधिकारियों के लिए इन नियमों का अनुपालन कराने में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इससे संबंधित अधिकारियों और सैन्य कर्मचारियों के भ्रष्ट होने की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस मामले में आगे की राह क्या हो। तो इन विशेषताओं को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि यह अधिनियम मौजूदा साइबर चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। इसमें नागरिकों को उनके डाटा पर अधिक नियंत्रण प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने की क्षमता है। साथ ही यह अधिनियम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता के साथ ऑनलाइन सुरक्षा और विश्वास पर जोर देता है। ऐसा ये बदलते बाजार की गतिशीलता और डिजिटल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सिद्धांतों के अनुकूल रहते हुए करता है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि ये भारत के डिजिटल क्षेत्र को कितना सशक्त और सुरक्षित करेगा। लेकिन अभी सरकार को अधिनियम से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर विचार करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो स्पष्ट गाइडलाइंस जारी करे, जिससे एक पारदर्शी व्यवस्था बन सके। इसके अलावा अधिनियम को इस प्रकार विनियमित किया जाना चाहिए कि नवाचार और स्टार्टअप्स को डिजिटल रूप से अधिक सशक्त और समर्थ बना सके। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। भारत में बढ़ रहे डिजिटलीकरण के परिप्रेक्ष्य में डिजिटल इंडिया एक्ट कितना प्रासंगिक है? समीक्षा कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।